पेशेंट के लिए फिट प्रिंसिपल यूज करना बहुत जरूरी है, जैसे कि फ्रीक्वेंसी, किस फ्रीक्वेंसी आप करोगे, क्या रिपीटेशंस रहेंगे आपके, इंटेंसिटी क्या रहेगी आपकी, कितनी इंटेंसिटी से आप करा रहे हो मूवमेंट, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करा रहे हो या सिर्फ नॉर्मल उसकी वॉकिंग करा रहे हो आप। उसके अलावा टाइम क्या रहेगा, 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, 20 मिनट्स रहेगा। उसके अलावा टाइप ऑफ एक्सरसाइज, अगर उसको ये प्रॉब्लम है तो मेरी एक्सरसाइज का क्या टाइप रहेगा, मैं उसको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कराऊंगा, मैं उसको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कराऊंगा या मैं उसको स्ट्रेंथनिंग करवाऊंगा, ये आपका होगा टाइप। नेक्स्ट आता है इक्विपमेंट्स क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हो, कोई एडवर्स रिएक्शन तो नहीं हो रहा, इंटरवेंशन है, कोई कोई मशीन यूज करने से कुछ कुछ पेशेंट्स को जैसे कि स्किन सेंसेशन की प्रॉब्लम है तो वो एलर्जिक होते हैं, तो आप उनको वो मशीन मत लगाओ। इस तरह की चीजें आपको सोचनी पड़ती है जब पेशेंट आपके सामने आता है। उसके बाद आप देखोगे कि जब आपने पेशेंट को इंटरवेंशन से फायदा नहीं मिला तो आपने री एग्जामिन किया उसको और री एवेल्युएट करा, उसके बाद उसके रिजल्ट्स को आप इवेल्युएट करोगे कि हमने जो री एग्जामिन री एवेल्युएट करा था उससे पेशेंट्स को फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। आप अपने गोल्स और आउटकम भी चेंज करोगे जब आप री एवेल्युएट करोगे पेशेंट को। लास्ट आता है आपका लास्ट सेकंड, आप देखोगे कि जब डिस्चार्ज करेंगे पेशेंट को तो उसको प्रॉपर बताओगे कि आपको कब कब एक्सरसाइज करनी है, घर पे जाके आपको किस तरीके से प्रिकॉशंस लेने हैं। जैसे नी का पेशेंट आता है तो हम बोलते हैं आलती पालती मार के मत बैठना, वेस्टर्न टॉयलेट यूज करना, इस तरीके की प्रिकॉशंस आप उसको बताओगे। आप उसको बताओगे कि आप दिन भर में घर पे जाके ये एक्सरसाइजेस करोगे और इतने इतने टाइम, मतलब फिट प्रिंसिपल भी आप उनको घर के लिए बताओगे। या फिर अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो उसको समझ में नहीं आता प्रॉपरली तो आप उसके गार्जियन को बताओगे डिस्चार्ज के टाइम पे। तो इस तरीके से आप उसका डिस्चार्ज प्लान कर सकते हो प्रॉपरली कि पेशेंट जब भी वापस आपके पास आए तो वो हेल्दी और अच्छी कंडीशन में आए। लास्ट, आप कोई सी भी टर्मिनोलॉजीज यूज करोगे तो वो मेडिकल टर्मिनोलॉजीज होनी चाहिए, ऐसा नहीं कोई लेमन टर्मिनोलॉजी आपने यूज कर दी है, क्योंकि ये आपके एथिक्स को वॉयलेट करता है कि आप कुछ भी टर्मिनोलॉजीज एज अ मेडिकल प्रोफेशनल आप यूज नहीं कर सकते। दीज आर द रेफरेंसेस एंड आई हैव कंप्लीटेड माय प्रेजेंटेशन। Thank you very much, ma'am. Thank you. Thanks a lot. And if anybody has any doubt, they can ask. They can ask questions. And in between, there were some issues. And later on, I think most of the participant has joined even after 30 minutes. So I hope you have enjoyed the learning. If anybody has any doubt, they can ask directly from Dr. Meenal Jain. If anybody has doubt, they can raise the hand. I will unmute the participant. Yes, ma'am. Meenal ma'am, there is a query. Why in osteoarthritis patient, osteophyte formation is common? Because on one side there is a degeneration of bone, on another side there is a formation of bone. I think the participant want to ask about there is a unilateral involvement of the osteoarthritis, which has a degeneration on one side and bone formation means I think it is about osteophytes. Actually, it depends. According to my point of view, it depends on कि हमने ये पढ़ा है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में कभी भी पेशेंट को दोनों साइड एक साथ पेन नहीं होता है, या तो वन टाइम वो मीडियल साइड पेन होगा या वन टाइम वो लेटरल साइड ही पेन होगा, या फिर या तो उसका पूरा ही जॉइंट इन्वॉल्व होगा जो कि डीजनरेटिव फेज में चला हो गया हो। तो जब आप आते हो, जब आपको पेन, जैसे फॉर एग्जांपल पेशेंट आपके पास आया और आपने चेक करा पेशेंट को और आपने बोला, पेशेंट ने बोला कि मुझे तो मीडियल साइड में पेन हो रहा है, मतलब अंदर की साइड पेन हो रहा है, तो आप देखोगे एक्सरेज में तो वहां पे आपको ऑस्टियोफाइट्स फॉर्मेशन की चांसेस मिलेंगी, क्योंकि वहां का जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है या वहां की जो जॉइंट स्पेस है वो बहुत ज्यादा नैरो हो गई हैं, इस वजह से आपको उस जगह ऑस्टियोफाइट्स फॉर्मेशन दिख सकते हैं। तो ऑस्टियोफाइट्स फॉर्मेशन कॉमन तो नहीं है, काफी सारे पेशेंट्स में ऑस्टियोफाइट्स दिखते भी नहीं है, लेकिन जो बहुत ज्यादा डीजनरेटिव में या बहुत ज्यादा इंजुरी हो गई है पेशेंट को तो ऑस्टियोफाइट्स फॉर्मेशन बहुत इजीली दिख जाते हैं। तो ये आपका होता है कि डिफरेंस होता है कि ऑस्टियोफाइट्स फॉर्मेशन किस तरीके से दिख रहा है। जैसे सर्वाइकल स्पाइन की भी अगर मैं बात करती हूँ तो वहां पे भी अगर कुछ पेशेंट्स होते हैं जो कि एनाटॉमिकली स्ट्रक्चर ही उसका ऐसा होता है कि वो बहुत जल्दी प्री डिस्पोज होते हैं ऑस्टियोफाइट्स फॉर्मेशन से, या फिर कुछ का ऐसा होता है कि ड्यू टू इंजरी और ड्यू टू सब कंडीशंस ऑस्टियोफाइट्स फॉर्मेशन बनना स्टार्ट हो जाते हैं, या फिर बहुत ज्यादा पेन या क्रॉनिक इंजरी है उस पेशेंट को तो ऑस्टियोफाइट्स बनना शुरू होते हैं। और आर्थराइटिस ऐसी कंडीशन है जो बहुत जल्दी ठीक नहीं होती है, तो उसमें ऑस्टियोफाइट्स बनने की संभावनाएं ज्यादा होती है या ऑस्टियोफाइट्स दिखने की संभावनाएं ज्यादा होती है। ठीक है, एक और क्वेश्चन था, मैं देख रही हूँ सर। बॉस स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दीजिए, वीडियो ऑन कर लीजिए ना, वो आपकी स्क्रीन हमें भी दिख रही है। ओके सर, जस्ट वेट। Okay sir, are you able to see now me? fine ma'am, yes, that would be better.
Okay, thank you, sir. Gaurav sir also has joined us. Gaurav Srivastava sir, welcome sir. Welcome, sir. Hello, sir. Yeah. Actually, I will give the answers regardingly. Yeah. Boss, how will we differentiate between orthopedic case और musculoskeletal case? Okay. अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है जैसे कि फ्रैक्चर है फॉर एग्जाम्पल, तो हम जैसे दो तरह के असेसमेंट लेते हैं, एक होता है ऑर्थोपेडिक असेसमेंट, एक होता है हमारा मस्कुलोस्केलेटल असेसमेंट। मस्कुलोस्केलेटल असेसमेंट हम जनरली स्पोर्ट्स इंजरीज के लिए यूज करते हैं, जो कि स्पेशली मसल्स लिगामेंट्स को इंजरी दे रही है। ऑर्थोपेडिक जैसे कि हाउ मच टाइम शुड के लिए होल्डिंग, हु इज दिस अर्चिता अग्रवाल। ओके, एमएमटी के लिए होल्ड नहीं, आप मैं बताती हूँ आपको किस तरीके से आप एमएमटी लोगे। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट आपके पास आया, आप उसका स्ट्रेंथ चेक कर रहे हो किसी भी मूवमेंट के दौरान, आप क्या करोगे, सबसे पहले ग्रेड 3 से चेक करोगे। ग्रेड 3 यानी अगेंस्ट ग्रेविटी मूवमेंट करा कर देखोगे। इफ पेशेंट इज डूइंग अगेंस्ट ग्रेविटी मूवमेंट, आप सिंपली करोगे, इसको कोई होल्ड नहीं करना पड़ता आपको, आप सिंपली करोगे। अगर वो अगेंस्ट ग्रेविटी मूवमेंट कर पा रहा है एक दो रिपीटेशन के बाद भी, तो इसका मतलब उसको ग्रेड 4 और ग्रेड 5 पे लेके आना है। अगर वो अगेंस्ट ग्रेविटी मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब वो अभी ग्रेड 1 और ग्रेड 2 पे ही है, तो आप उसको उस तरीके से एक्सरसाइजेस कराओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, we should hold the test for strength testing in MMT. That is the same question again. Differentiate between the abnormal entries, that whether it is a bony or soft tissue stretch or tissue stretch. Okay. मैं आपको वापस से एंट्रीज बता देती हूँ। देयर आर टू एंट्रीज, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल। फॉर एग्जांपल मैं आपको कंडीशन वाइज भी एक आध एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे नॉर्मल एंट्रीज से तो तीन तरह की होती है, बोन टू बोन, सॉफ्ट टिश्यू अप्रोक्सीमेशन एंड टिश्यू स्ट्रेच। ये नॉर्मल है। बोन टू बोन जो कि मैंने आपको बताया था, एल्बो एक्सटेंशन, आप हाथ सीधा करोगे, दैट इज एल्बो एक्सटेंशन। आप देखो, करके देखो, जो भी है ये मनरूप, प्लीज करके देखो आप, कि जब आप नॉर्मल बोन टू बोन कर रहे हो तो आप उससे ज्यादा नहीं कर पा रहे हो, दैट इज एल्बो एक्सटेंशन। ठीक है, उसके बाद सॉफ्ट टिश्यू अप्रोक्सीमेशन जो ये आपकी नॉर्मल एंट्री से एबनॉर्मल नहीं है। सॉफ्ट टिश्यू अप्रोक्सीमेशन जो आपका है, उसमें आप क्या करोगे, एल्बो को फ्लेक्स करोगे या नी को फ्लेक्स करोगे। आपको ऐसे एक पॉइंट आएगा जब आपको लगेगा आपकी दोनों पार्ट की मसल बेली एक दूसरे से टच हो गई है, इसका मतलब है कि वो सॉफ्ट टिश्यू अप्रोक्स हो गए, एक दूसरे से जुड़ गए हैं सॉफ्ट टिश्यूज। मतलब उसके बाद आपकी रेंज ऑफ मोशन, आप उससे ज्यादा हाथ को आगे नहीं ले जा पा रहे हो, दैट इज सॉफ्ट टिश्यू अप्रोक्सीमेशन। आप करके देखो, आपको फील होगा। नेक्स्ट इज टिश्यू स्ट्रेच। टिश्यू स्ट्रेच इज अ नॉर्मल एंड फील। जैसे आप एंकल डॉर्सिफ्लेक्शन करोगे तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होंगे, जो ऐसे कुछ टिश्यूज होंगे जो आपको उससे ज्यादा डॉर्सिफ्लेक्शन करने को नहीं मिलेगा, उससे ज्यादा डॉर्सिफ्लेक्शन नहीं कर पाओगे, दैट इज टिश्यू स्ट्रेच। आपको फील होगा वो, आप करके देखो एंकल डॉर्सिफ्लेक्शन, आपको ऐसा लगेगा कि एक पार्ट पे आप उससे ज्यादा डॉर्सिफ्लेक्शन नहीं कर पा रहे हो, आपको रेजिस्टेंस फील हो रहा है, दैट इज नॉर्मल एंड फील। अगर मैं एबनॉर्मल की बात करती हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इज, अगर मैं बात करती हूँ आपके बोन टू बोन की, तो आपकी जो बोन टू बोन है, ये जैसे कि ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन हो जाते हैं हमारे बोन, तो आपका जो आरओएम है वो लिमिट हो जाता है, दैट इज बोन टू बोन एंड फीट। आपका रेंज ऑफ मोशन लिमिट हो गया है, तो वो होती है आपकी बोन टू बोन एंड फीट। ठीक है, तो ऑस्टियोफाइट्स फॉर्मेशन इज द मेन कॉज ऑफ बोन टू एबनॉर्मल बोन टू बोन एंड फीट। अगर ऑस्टियोफाइट्स फॉर्मेट हो गए हैं तो आपको पेन की वजह से आप मूवमेंट नहीं कर पा रहे हो, या आपको कोई रिस्ट्रिक्शन फील हो रही है कि मुझे कुछ बोनी प्रोमिनेंसेस फील हो रहे हैं, तो उससे आप मूवमेंट आगे नहीं कर पा रहे हो, दैट इज आपका ऑस्टियोफाइट्स फॉर्मेशन की वजह से बोन टू बोन। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं आती हूँ एम्प्टी एंड फील, तो पेशेंट आपको अलाउ ही नहीं करेगा कि वो आप पैसिव मूवमेंट्स उस पर परफॉर्म करो, क्योंकि उसको इतना पेन है या वो डर रहा है कि मेरे को नहीं करना है, दैट इज एम्प्टी एंड फील। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिंक कर सकते हो सारे। कैप्सुलर है, जैसे कि फ्रोजन शोल्डर का केस है, तो आपको देखना पड़ेगा पैसिव मूवमेंट्स के दौरान कि कहीं ना कोई कैप्सुलर रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं आ रहा है। जैसे कि आपके फ्रोजन शोल्डर में कैप्सुलर रिस्ट्रिक्शन आ रहा है, जो कि मैंने बताया था कि तीन चीज में कैप्सुलर रिस्ट्रिक्शन होता है, जो कि नॉर्मल होता है हर ज्वाइंट में, ऐसा नहीं कि इस ज्वाइंट में है इस ज्वाइंट में नहीं है। लेकिन अगर कैप्सुलर इन्वॉल्व नहीं है तो दूसरे टिश्यूज इन्वॉल्व है। अगर कैप्सुलर इन्वॉल्व है तो जो अगर पैटर्न आपको ध्यान है कि यार इस ज्वाइंट का ये पैटर्न होता है, तो आपको पैटर्न ध्यान है, तो आप ध्यान रखना अगर ये पैटर्न इन्वॉल्व है इस ज्वाइंट में, तो उसका कहीं ना कहीं कैप्सूल इन्वॉल्व है। लेकिन
अगर ये पैटर्न जो जॉइंट का पैटर्न, जैसे फॉर एग्जांपल नी जॉइंट या शोल्डर जॉइंट मेरा इन्वॉल्व है, अगर ये तीनों फ्लेक्शन, अबडक्शन, इंटरनल रोटेशन इन्वॉल्व नहीं है पेन में, आप जो मूवमेंट कर रहे हो पेशेंट आराम से कर पा रहे हो, उसको कोई पेन नहीं है, तो वो आराम से मूवमेंट कर सकता है। इसका मतलब कैप्सूल इन्वॉल्व नहीं है, अदर्स टिश्यूज इन्वॉल्व है। लेकिन अगर ये पैटर्न इन्वॉल्व है तो उसके बाद ये सब चीजें आती है आपकी abnormal and normal end fields में. What type of test is more appropriate and validatory? Test with glides or test with resistance? Okay, test with glides or test with resistance. I think तपस कुमार मोहंती, मैं इसके लिए आपको आंसर दूंगी कि जो आपकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी होती है वो हर चीज की अलग अलग होती है। ये कैसे डिसाइड होती है? जब आप पेशेंट पे अप्लाई करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 10 सैंपल्स पे अप्लाई करा, आपने क्या करा, 10 सैंपल्स पे आपने शोल्डर पेन एंड डिसेबिलिटी इंडेक्स दिया, टेस्ट से पहले, इंटरवेंशन से पहले और इंटरवेंशन के बाद, दोनों टाइम आपको लगा कि इंप्रूवमेंट आ रहा है पेशेंट में, और 10 सैंपल्स में बराबर इंप्रूवमेंट आ रहा है, दैट इज वैलिडिटी और रिलायबिलिटी। मतलब ये स्केल वैलिड है फ्रोजन शोल्डर के लिए। लेकिन अगर कुछ पेशेंट्स में इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है तो आपको लगेगा कि मैं कोई और स्केल यूज करता। तो इट डिपेंड्स, इट इज ऑल अबाउट द biostatics. If you are studying biostatics, then you know the validity. If you are not studying the biostatics, you're not able to know the validity of the condition, because you have to calculate the validity. There are the different formulas to calculate reliability and validity. ऐसा नहीं कि आप राह चलते आपने पेशेंट को करा और आपने करवा दिया। जैसे अब जो हम रिसर्चेस करेंगे उसमें हम पेशेंट की वैलिडिटी और रिलायबिलिटी चेक करेंगे। तो यू कैन डिसाइड बाय ग्लाइड्स, test with glides or test with resistance, it is validated or not. You can't decide. Otherwise, you do it on the patient, you research it on the patient, and you decide on your own what is the validity. Or you can search through the articles from the internet that it is scale is reliable or not. कितने सैंपल साइज इज द इम्पोर्टेंट इन वैलिडिटी इन रियलिटी। एक तो 10 सैंपल्स पे हुआ, एक 500 सैंपल्स पे हुआ। Who is more reliable? Obviously 500 सैंपल्स पे जो स्टडी होगी वो ज्यादा रिलायबल होगी। इसलिए हम इस पर डिपेंड करता है। इट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन द कंडीशंस। हर एक टेस्ट की भी रिलायबिलिटी होती है। अगर आप कोई स्पेशल टेस्ट कर रहे हो किसी जॉइंट पे तो उसकी भी रिलायबिलिटी होगी कि ये टेस्ट इतना अप्रोप्रिएट है इस कंडीशन को करवाने के लिए। ठीक है। इन LLD, how can we define one limb is short or long? How can we find the limb is short? Because there are also chances contra limb is longer. Okay, Chirag, okay, I will want to answer the question. As I've already explained to you that there are true discrepancy, true and apparent. True means like जैसे कि आप कहाँ से मेजर करोगे, anterior superior iliac spine से नीचे की तरफ आप मेजर करोगे मीडियल मेलुलस तक, और आप दोनों को कॉन्ट्रोलेटरली कंपेयर करोगे। ऐसा जरूरी नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है कि एक जॉइंट, एक लिम्ब बड़ा है, बड़ा नहीं होता है कभी भी लिम्ब। आपको शॉर्टनेस मेजर करनी पड़ेगी कि ये दोनों लिम्ब को कंपेयर करोगे, आप देखोगे कि ये जॉइंट, ये लिम्ब है या ये लिम्ब है। तो सबके लिम्ब कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होते हैं हर एक इंडिविजुअल में। किसी का लिम्ब, लोअर लिम्ब बड़ा होता है, किसी का नॉट छोटा होता है। आप सिर्फ कंपेयर करोगे कि ये छोटा है, सिर्फ आप डिस्क्रिपेंसी मींस आप शॉर्टनेस देखोगे, कहीं उसके अंदर वो छोटा तो नहीं है एक लिम्ब जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। अपेरेंट शॉर्टनिंग आप कैसे मेजर करते हो? आप अम्बेलिकस से मीडियल मेडुलस तक आते हो। इसमें कोई लॉन्ग लिम्ब नहीं होता है कि एक लिम्ब बड़ा है, ऐसा नहीं होता है। हमेशा शॉर्ट लिम्ब भी आप मेजर करते हो। आप देखते हो कि एक पाँव से दूसरा पाँव कितना छोटा है, या ड्यू टू मसल इम्बैलेंस और मसल प्रॉब्लम्स और ड्यू टू सम अदर थिंग्स। ठीक है, ये सारे ठीक है। Okay, I should end the meeting now because I think it's 1 hour approx. Yeah, I think all of you must get the answer of your questions, and it was a nice and very, very interactive session. And if there are many more queries, means you have actually learned the session. So I hope you all have enjoyed the orthopedic assessment with Dr. Meenal Jain. Still, if anybody has any doubt, they can ask on the given number on the flyer. We will forward the question to the Meenal ma'am, and be in touch with us. In the future, we are having some more webinars with very attractive topics and with few international speakers also. So be in touch with us. You can also inform your colleagues and all. We will
timely circulate the Google Forms and the feedback form after every session. I think Dr. Meenal will share the feedback form to you people, and you are requested to please fill out that feedback form, though we can see what are the things has to be done, and stay in touch. We will keep you informed for the further sessions, and we are almost have planned for next 4 or 5 sessions with few international speakers also. So please be in touch and connect with your colleagues, friends, seniors and all. Thank you. Thank you very much. Meenal, please unmute yourself. I'm very thankful to the organizing team to make me a part of this webinar. And I'm really thankful to all the delegates who have stayed in touch from the starting to the end and listened to my thoughts very carefully. And analyzing your patient is the most important thing. Without assessment, you can't do a good intervention. You can't be a good physiotherapist. So please do assessment and then plan your interventions accordingly. This is the last point I have to say. Thank you very much, and it's very good that we have even 31 participants till now, even in the ending of the session, and in between we have joined approximately above 50 participants. So thank you very much, and sorry for any inconvenience in between. So you need to wait for some time for the next session. We'll try to improve this thing also. Thank you very much. We'll meet you soon. Bye.